नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम शुरू करते हैं फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र के ऊपर कुछ पढ़ना। जैसे कि हमने कल के लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने कल इसे बहुत भली भांति समझ लिया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। और बहुत सारे आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम कुछ और हेडिंग्स पढ़ेंगे, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। विद्युत क्षेत्र को एक अगर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जैसे कि कल ही हमने विद्युत क्षेत्र को निरूपित करते समय कुछ रेखाओं का प्रयोग किया था। जैसे कि कल एक बिंदु आवेश को लिया गया और उससे विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए कुछ ऐसी रेखाएँ बना दी गई थी। ऐसे ये बिंदु रेखाएं बना दी गई थी। इसका अभिप्राय ये था कि यहाँ पर चूँकि इन रेखाओं की संख्या बहुत, यहाँ पर क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा और दूरी जाने पर और कम रहेगा। तो ये रेखाएं कुछ इस तरह का एक मतलब आभास कराती है, एक प्रकार का अनुभव कराती हैं। इन विद्युत क्षेत्र का कुछ इस तरह से काम होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कुछ इस तरह से काम होता है। तो पहले चलिए समझते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती क्या हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, पहली हेडिंग विद्युत क्षेत्र रेखाएं आज की। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि कल कुछ मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मूला निकाले गए थे कि F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर। ये कैसे आया था आपको मालूम था। ई बराबर हम लोगों ने ये भी निकाल लिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन, अब ये क्यों अलग हो सकता है, इसलिए इसको 1 ले लिया गया, इसको क्यों ले लिया गया, अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर क्या था कि किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश Q2 रखा है तो उससे किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर को मतलब इस सूत्र से निकाल लिया जाएगा। Q1 उस बिंदु आवेश पर, मान लीजिए इस बिंदु पर कोई आवेश दूसरा रखा है Q1, तो उस पर लगने वाला बल इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये मेन बात, ये दोनों मिलकर के यही सूत्र हैं वास्तव में। Q2 यहाँ पे Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q1 लिख लिया गया है। ये कूलाम का ही नियम है, बस केवल थोड़ा सा बदल दिया गया है ऐसे करके। इसको ई मान लिया गया है और फिर इसको यहाँ पे रख दिया गया है, बस ये केवल वैसे ही है। तो यहाँ पर ये हमने देखा था। इससे क्या मालूम पड़ा था, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और ये एक अदिश राशि है। आवेश को निरूपित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें नहीं बताना पड़ता है कि आवेश किस दिशा में काम कर रहा है, बल को बताना पड़ता है। ई एक सदिश राशि है, इसी वजह से। कारण देखिए, सदिश राशि, ये सदिश है, ये अदिश है। अगर सदिश में अदिश का आप भाग दोगे तो जो राशि बन के आएगी वो राशि ई वेक्टर वो वास्तव में सदिश बन के आएगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्लस में आप माइनस वाली संख्या का भाग दोगे तो माइनस आएगा, या माइनस में प्लस वाली संख्या का भाग दोगे तो वो माइनस बन के आएगा। ये कुछ ऐसा ही है। या आप ये भी समझ सकते हो कि देखिए, चूँकि ये सदिश है, हमको पता ही है, तो जो इधर का गुणनफल होगा, इधर का जो राशियों का गुणनफल होगा वो भी सदिश होना ही चाहिए। और ये कब मुमकिन है, जब अदिश में सदिश का गुणा हो जाए। अदिश में सदिश का गुणा हो जाए तो भी ये सदिश बन जाएगा। इसलिए ई वेक्टर एक सदिश राशि है। और यहाँ पर एफ वेक्टर की जो दिशा होगी वही दिशा, एफ वेक्टर की जो दिशा होगी वही दिशा ई वेक्टर की हो जाएगी। कैसे, देखिए, जैसे कोई बिंदु यहाँ पर रखा है, बिंदु आवेश है, इससे किसी दूसरे बिंदु पर यहाँ पर ये Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है। अब इन दोनों के केंद्रों को आपस में मिला दीजिए, मतलब एक काल्पनिक रेखा से इन दोनों बिंदु आवेशों को मिला दिया जाए। और अब पता किया जाए कि इस बिंदु पर बल किस दिशा में लगेगा। तो आपको बताया गया था बल दो ही दिशा में लग सकता है, या तो इधर को ऐसे लगेगा या तो इधर को ऐसे लगेगा। अब इधर का लगेगा या इधर का लगेगा वो निर्भर करता है कि इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा। अगर Q1 Q2, अब देखिए ऐसा हो सकता है Q1 पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे तो गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो गुणनफल नेगेटिव आएगा।
जब दोनों गुणनफल क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, अगर टोटल गुणनफल पॉजिटिव है, जो कि आएगा तभी जब दोनों की सजातीय आवेश हों। सजातीय आवेश क्या होते हैं, देखिए आज नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे कि सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब समझिए अर्थ, सजातीय, स माने एक समान और जातीय मतलब एक जाति के। जाति आप जानते ही हैं, मतलब जाति समझ रहे होंगे। तो जाति का एक जाति का मतलब एक जैसे, सजातीय का मतलब हुआ एक जैसे आवेश, जैसे कि धनात्मक और धनात्मक तथा ऋणात्मक और ऋणात्मक, ये इस तरह के। तो ये हुए सजातीय आवेश। दूसरा होता है विजातीय आवेश। आगे आपको फिजिक्स में केवल यही सजातीय और विजातीय ही बोला जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस नहीं बोला जाएगा। इसे इंग्लिश में लाइक आवेश, लाइक या सेम भी बोल जाता है। सेम, सेम का मतलब समान, लाइक का मतलब एक जैसे, और इसे इसमें अनलाइक भी बोलते हैं, अनलाइक। तो यहाँ पर प्लस या माइनस प्लस ऐसे होगा। मतलब ऐसा कोई अगर समूह आपको मिला, ऐसा कोई जोड़ा अगर आपको मिला, तो उसे आप कहेंगे विजातीय आवेश, या मतलब अनलाइक सिस्टम या अनलाइक कपल्स। यहाँ पर अगर आप इनको ऐसे कुछ मिलेगी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसे आप कहेंगे सजातीय या सेम या लाइक आवेश। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये बल इधर अंदर को लगेगा कि बाहर लगेगा, वो निर्भर करेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव है ये दोनों आवेश तो बाहर को लगेगा, निगेटिव निगेटिव है तो भी बाहर को लगेगा, क्योंकि इनका गुणनफल क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। Q1 × Q2 जो इस सूत्र में होता है यहाँ पर, वो गुणनफल पॉजिटिव आ गया तो बल बाहर को लगेगा पॉजिटिव गुणनफल से। और अगर गुणनफल किसी वजह से नेगेटिव आता है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसमें से कोई सिचुएशन बनती है, इसमें से कोई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वाली नेगेटिव नेगेटिव दोनों आवेशों वाली सिचुएशन बनी, तो Q1 Q2 के गुणनफल पॉजिटिव होने से यहाँ पर बल बाहर को लगेगा। जबकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी जब ये दोनों में से कोई एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर गुणनफल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फिर बल अंदर की तरफ लगेगा। तो इससे ये मालूम पड़ता था यहाँ पर इस बिंदु पर इसी हिसाब से जब बल बाहर को लगेगा, अगर F बाहर को है तो E भी क्या होगा, बाहर को होगा। यहाँ पर इस चीज़ के यह मतलब है, यहाँ पर इस सूत्र में ये अगर ऐसे वेक्टर के रूप में लिखा जा रहा है तो इसका ये मतलब बनता है कि F वेक्टर की जो दिशा होगी वही दिशा E वेक्टर की भी होगी। इस सूत्र से ये मालूम पड़ता है। ये ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर हमने Q1 ये लिया और यहाँ पर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, क्या अभी केवल ऐसे ही मान लिया, और बल आपको मालूम है कि ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर अगर F वेक्टर की दिशा ये है तो यही दिशा E वेक्टर की भी होगी, बस केवल परिमाण घट बढ़ सकता है वो, क्योंकि भाग देना पड़ता है ना ऐसे करके, E वेक्टर के लिए ऐसा भाग देना पड़ता है, तो इसीलिए परिमाण घट बढ़ सकता है, मगर क्या कहते हैं ये दिशा वही रहेगी। तो एक तो इससे ये सूत्र से कल मालूम पड़ा था, कल के सूत्रों से ये मालूम पड़ा था, इससे यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा मालूम पड़ गई। अब आपको समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। देखिए होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, आपको मालूम पड़ा कि एक सदिश राशि है। अब चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसको एक तीर के थ्रू, ऐसे एक रेखा के द्वारा, एक तीर के थ्रू प्रदर्शित कर सकते हैं, तीर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें से जो पूंछ वाला हिस्सा होगा, पूंछ बोले तो इंग्लिश में टेल, जो पूंछ वाला हिस्सा होगा वो कहाँ से वो विद्युत क्षेत्र आ रहा है ये प्रदर्शित करेगा, और मतलब कहाँ पर विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं ज़्यादा है उसको प्रदर्शित करेगा, और कहाँ को विद्युत क्षेत्र कह सकते हो कि जा रहा, मतलब कहाँ पर, मतलब क्या कह सकते हो कि किस दिशा में विद्युत क्षेत्र इंगित कर रहा है, या किस दिशा में विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है कि उस दिशा में क्या कहते हैं, एक परीक्षण आवेश नाम की चीज़ होती है, उसको जाना पड़ेगा। देखिए अब इस कॉन्सेप्ट को सही से समझते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र का जो क्या कहते हैं अवधारणा रखी गई थी वो ऐसे रखी गई थी कि जैसे कोई बिंदु आवेश है और इसका कैपिटल Q मान लीजिए कि ये बड़ा आवेश है, इसको बड़ा आवेश ले लेते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा गोला नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाते हैं। इसका बस केवल परिमाण ज़्यादा है, इस बात का आभास हो इसलिए कैपिटल Q लिया गया है। और अगर उसके पास में कोई छोटा सा Q ले लिया गया है जिसका आवेश बहुत कम है, मगर मतलब मेजरेबल है, मापने योग्य है। अगर इसका आवेश 10 कूलम है
तो इसका भी 0.01 कूलम है, इतना कुछ है ऐसे आपको ये समझने के लिए। तो हुआ क्या कि इस बिंदु आवेश पर बल तभी लगता है जब दोनों बिंदु आवेश हों, यहाँ पे क्यों हो, यहाँ पे ये हो, तो बल कितना लगेगा, ये वाला इतना बल लगेगा। और अगर इसको हटा लिया जाए तो हमें लगता है कि ये नहीं हो, इसका बल नहीं होगा। मगर हाँ, मैंने कल बताया था कि ये कुछ बल होता है, इसका विद्युत क्षेत्र होने की वजह से इसका बल होता है, मगर इसका बल का प्रभाव तभी दिखेगा जब यहाँ पर कोई आवेश रखा हो। तो यहाँ पे जब बल आवेश विद्युत आवेश रखा होगा तभी बल का प्रभाव समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने कल बताया भी था कि कुछ आदमी का एग्जाम्पल लेके बताया था, कोई बलवान आदमी का प्रभाव होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र बस केवल एक प्रभाव था। यहाँ पे उस प्रभाव को ही एक रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाएगा, और रेखाओं की दिशा और लंबाई कुछ इस तरह ली जाएगी कि इससे रेखाओं के विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबाई, मतलब ये जो रेखाएं रहेंगी, इन रेखाओं की लंबाई और दिशा कुछ इस तरह रखी जाएगी कि इससे विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो प्रभाव रहेगा, प्रभाव कह सकते हैं, और उसकी क्या कहते हैं, दिशा कह सकते हैं, दोनों का ही क्या कह सकते हैं कि निरूपण सही से हो जाए। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा इस विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा से ही मालूम पड़ जाएगी, मगर इसकी लंबाई से यह मालूम पड़ेगा कि किस जगह पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है या विद्युत क्षेत्र किस जगह पर कम है। तो यह होगा लंबाई और उसका महत्व। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कल जैसे कि यहाँ पर क्यों आवेश लिया जा रहा था, आज एक नई बात सीखिए कि यहाँ पर क्यों ना लिया जाए, एक बहुत ही स्मॉल सा क्यों ले लिया जाए, एक बहुत ही छोटा सा आवेश लिया जाए जिसका आवेश बहुत कम है, या कह सकते हैं कि जिसका कि आवेश टेंड्स टू 0 है। तो इसे कहा जाता है परीक्षण आवेश। ये कल ही बताया गया था। तो परीक्षण आवेश ऐसा का आवेश होता है जिसको कि परीक्षण के लिए यहाँ पे रखा जाता है, जिसका आवेश बहुत ही कम रखा जाता है। और हाँ, याद रखिएगा ये धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश धन आवेश रखते हैं। देखिए, रखने को तो यहाँ ऋण आवेश भी रख सकते थे, मगर एक मतलब सभी जगह पे एक बराबरी हो। ऐसा ना हो कोई कह दे कि नहीं हम यहाँ धन आवेश रखेंगे, कोई कह दे नहीं हम यहाँ ऋण आवेश रखेंगे, तो सबके बीच में एकता बनी रहे। इसलिए जानबूझ के एक मतलब बात रखी गई कि बस इसको धन आवेश सभी लोग रखिए, आँख मूंद के सभी लोग इसको धन आवेश ही रखेंगे ताकि एक रूपता बनी रहे। फिजिक्स पढ़ने में सभी में एक रूपता बनी रहे, इसलिए यहाँ पर जानबूझ के केवल धन आवेश ही रखा गया। अब यहाँ पर धन आवेश रखने का फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर ये धन है तो ये धन आवेश पहले से ही है, इसका धन आवेश का परिमाण ज़्यादा है, इस वाले धन आवेश का परिमाण बहुत ज़्यादा है, और इसके धन आवेश का परिमाण बहुत कम है। तो ये वाला कम धन आवेश वाला परीक्षण आवेश, कम धन आवेश वाला परीक्षण आवेश इसके क्या कहते हैं, इस वाले ज़्यादा धन आवेश वाले बड़े से आवेश के क्या करेगा, उसके विद्युत बल को अनुभव करेगा, विद्युत बल को अनुभव करेगा। और इसका चूँकि इसका क्या कहते हैं वो कम है, क्या कहते हैं आवेश, इसका आवेश कम है और इसका आवेश क्या है, ज़्यादा है। इसका चूँकि आवेश ज़्यादा है तो क्या कहते हैं कि उसका विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये देखिए ई प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू होने की वजह से इसका ई ज़्यादा होगा, और जबकि इसका ई बहुत कम होगा, क्योंकि ई भाई क्योंकि आवेश कम है तो ई कम है, और इसमें आवेश ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। तो इसका विद्युत क्षेत्र ज़्यादा और मतलब ज़्यादा प्रभावी होने की वजह से ये ज़्यादा मतलब चीज़ों को ज़्यादा, दूसरे आवेशों को ज़्यादा कठोरता से या ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा ताकत से बाहर धकेलेगा या ज़्यादा ताकत से अंदर को खींचेगा। अब यहाँ पर ये ऐसा कुछ होगा, ये कुछ वैसा ही होता है जैसे कि एक बड़ा सा चुंबक यहाँ रखा हो, यहाँ पे एक बड़ा सा चुंबक रखा हो, चुंबक जो जिसका कि मतलब चुंबकत्व तो बहुत ज़्यादा है, जिसका चुंबकत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो अपने अगल बगल के छोटे मोटे लोहे के कणों को बहुत आसानी से खींचेगा या और दूसरे चुंबकों को, छोटे मोटे चुंबकों को बहुत आसानी से धकेलेगा या उनको भी खींचेगा, ये ऐसा कुछ होगा। तो ये चुंबकत्व तो इससे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जिस तरह चुंबकत्व ज़्यादा चुंबकत्व वाला कोई चुंबक यहाँ पे रखा जाए तो वो अगल बगल के लोहे के छोटे मोटे कणों को जितनी ही मतलब जितनी ताकत से खींचता है, जितनी मतलब प्रबलता से खींचता है, कह सकते हैं जितनी प्रबलता से खींचता है, वही कुछ प्रबलता कुछ ये भी दिखाएगा। ये चूँकि आवेश है तो आवेश भी उसी प्रबलता से इसे भी खींचेगा, और ये उसके खींचने आवेश मतलब उसके खिंचाव बल को या धक्के वाले बल को, बड़े आराम से धकेलने के बल को बहुत ही आसानी से अनुभव करेगा। और दूसरी बात
परीक्षण आवेश का आवेश चूँकि कम होता है तो इसका ई कम होने की वजह से ये वाला आवेश, इसका आवेश चूँकि कम है और तो इसका विद्युत क्षेत्र भी कम है, और इसका आवेश चूँकि ज़्यादा है और यहाँ पर इसके कम विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कम है इसलिए ये बल भी कम इस पर लगा पाएगा, इस पर बल कम लगेगा। इसीलिए यहाँ पर परीक्षण आवेश लिया गया, जिसका कि आवेश को टेंस टू 0 लिया गया, ताकि जब इस विद्युत क्षेत्र, भाई देखिए इसका आवेश चूँकि कम है तो इसका ई क्या होगा, वो भी बहुत कम रहेगा, और जब इस ई के थ्रू इसके विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया, इस बड़े से आवेश को रखा गया, तो इसका क्या कहते हैं, इस पर जो बल लगेगा वो भी क्या होगा, F बराबर E इंटू क्यू। भाई ये चूँकि ऐसे है तो ये भी F क्या हो जाएगा, F भी टेंस टू 0 हो जाएगा। माने इस पर इस वाले विद्युत छोटे से परीक्षण आवेश के द्वारा कोई भी बल का अनुभव नहीं कर पाएगा, ये कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पता क्या प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि जैसे यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखा है, तो धन परीक्षण आवेश पर कोई दूसरा आवेश किस दिशा में बल लगा रहा है और कितना बल लगा रहा है। अब चूँकि ये बहुत ज़्यादा बल है, बहुत ज़्यादा बड़ा परीक्षण बड़ा सा आवेश है, बड़ा सा बिंदु आवेश है जिसका कि आवेश का परिमाण काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इस बिंदु परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर ज़्यादा बल लगाएगा। अब यही परीक्षण आवेश अगर यहाँ रखा हो तो इस पर भी ऐसे बल लगाएगा, कुछ यहाँ पे रखा हो सभी दिशाओं में बल लगाएगा। अगर अब इसको धन न लेकर के इसको ऋण ले लिया जाए तो ये क्या होगा, इस बिंदु पर यहाँ पर डी क्यू आवेश रखा हो धनात्मक वाला, तो ये अंदर की तरफ इसको खींचेगा। तो यही जो ये रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को एकदम सेंटर तक लगा दिया जाए तो ये कुछ फिर हो जाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ की परिभाषा यहाँ पर कुछ ऐसी बनती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा यहाँ पर कुछ ऐसी बनेगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक तो विद्युत क्षेत्र में होनी चाहिए, परिभाषा में एक चीज़ क्लियर होती है कि विद्युत क्षेत्र में होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि विद्युत क्षेत्र ऐसी कोई रेखाएं नहीं बनती हैं जो ऐसे जाएं और फिर ऐसे मुड़ जाएं। विद्युत रेखाएं या तो ऐसे जाएंगी, ऐसे मतलब घूम जाएंगी वक्र की तरह, मगर कहीं पर कोण नहीं बनेगा। निष्कोण काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखाएं ये वास्तव में होती नहीं है, बस केवल कल्पना के थ्रू बनाई गई हैं इंसानों द्वारा, ताकि फिजिक्स और अच्छे समझ में आए। काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। अब देखिए तिरछी रेखाएं आपने बनाई तो ये तो फिर सरल रेखाएं बन गई मगर मुड़ करके, यहाँ पे कोण बन गया कुछ थीटा, मगर अगर आपने ऐसे रेखाएं बना दी तो ये क्या होंगी, वक्र बन जाएंगी। इन्हें वक्र रेखा कहते हैं, इंग्लिश में कर्व। ये कर्वी लीनियर लाइंस होती हैं, तो ये वक्र रेखाएं हैं। तो परिभाषा ये बनती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र का आभास कराती हैं, या उस बिंदु या किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश, समझिएगा, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का अनुभव कराती हैं। नहीं समझे, फिर से परिभाषा सुनिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो कि धन परीक्षण एकांक, अब देखिए इसको एकांक भी ले सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का अनुभव कराती हैं। ये होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषाएं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए यहाँ पर जैसे लिया गया, यहाँ पर इसी को ले लीजिए, तो यहाँ पर जैसे कि इस बिंदु पर लगा तो यहाँ पर इस बिंदु पर बाहर की तरफ कितना बल लगेगा उससे निरूपित होगा। अगर यही बिंदु पास में आ जाए, समझ लीजिए कि इतना पास आ जाए DQ, तो इस पर जो ये लगेगा, इसकी लंबाई कम होगी, और जबकि इसकी लंबाई आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। कारण क्योंकि ये जो है मान लीजिए ये इतनी छोटी है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, अगर आप एक पैमाना लेके चलें, वैसे 3 सेंटीमीटर नहीं है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, तो इस पर जो बल लग रहा है मान लीजिए 7 न्यूटन का लग रहा है। मगर अगर पास में लाई जाती हैं तो इस बिंदु पर मान लीजिए अगर 8 न्यूटन का बल लग रहा है,
तो आपको इसी पैमाने के थ्रू इसे 8 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी। तो ये वाली अब क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा इस वाले से थोड़ा सा बड़ी हो गई। इसी तरह अगर इसी बिंदु आवेश को यहाँ लाया गया और यहाँ पर बल लग रहा है 15 न्यूटन, तो आपको जानबूझ के इसे 15 सेंटीमीटर की लंबी की बनानी पड़ेगी। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जैसे कि विद्युत क्षेत्र में क्या चीज़ें होती हैं। विद्युत क्षेत्र में देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक हैं, मगर विद्युत क्षेत्र काल्पनिक नहीं है, बल्कि वो रियल है। ये वास्तव में होता है, बस दिखता नहीं है, मगर हाँ होता है। तो विद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, एक है परिमाण, जिसको कि दिखाने के लिए इसकी लंबाई का प्रयोग किया गया। किसकी लंबाई का? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबाई का प्रयोग किया गया विद्युत क्षेत्र की परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए। और जबकि दिशा को तो भाई बस केवल सिंपली उसकी एरो वाले दिशा से मालूम कर सकते हैं, तीर की दिशा से ही मालूम हो जाएगा। तो ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र को दिखाया जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के थ्रू। समझिएगा, विद्युत क्षेत्र का दिखाया जा रहा है, मतलब उसको निरूपित किया जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो ये है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसकी परिभाषा आपने समझ लिया। तो इस गुण को हम टिक करते हैं और चलिए आगे और समझते हैं। इसके गुण समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके गुण को समझेंगे। हाँ, तो हम इसके गुण विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ चुके, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ चुके। अब समझते हैं गुण। पहला गुण होता है विद्युत क्षेत्र रेखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हाँ ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण या प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी उसकी यह है कि ये सदैव धन से ऋण की ओर जाती हैं। अब देखिएगा, धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो होती हैं, जैसे कि धन आवेश है यहाँ पर और यहाँ पे ऋण आवेश है, तो होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं में जो धन आवेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ही बाहर निकलती हैं, ऐसे। और जबकि जो ऋण आवेश होती है उसमें विद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं। मतलब ऋण जो होता है, ऋण आवेश, वो विद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर समेटता है, घसीटता है, या ये जो विद्युत ऋण आवेश होता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर सोख लेता है। और जबकि विद्युत बल ये जो धन आवेश होता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने से मतलब दूर निकालता है, या कह सकते हो ये इंग्लिश में कहते हैं एमिट करना, या हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने से उत्सर्जित करता है। ये ऐसे अंदर से निकलती हैं, मतलब केवल पृष्ठ से, अंदर से नहीं निकलती, एकदम अंदर नहीं होती हैं, एकदम केवल सरफेस से निकलती हैं ऐसे, और ये अंदर तक जाती भी हैं। इसको और अच्छे से बना सकते हैं, ये कुछ ऐसे, यहाँ पे ऋण आवेश, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि अंदर तक जाती हैं, ये बस ऐसे ही ख़त्म हो गई, इसके पृष्ठ से ही शुरू होती हैं। तो हाँ, तो पहला गुण ये समझिए कि ये धन आवेश से शुरू होती हैं और इसमें जाके समाप्त होती हैं, या कह सकते हैं कि अवशोषित होती हैं। ये केवल आपके समझने के लिए, ये दोनों वर्ड केवल समझने के लिए है, बाकी ऐसा होता नहीं है कि आप इसको अवशोषित या समझने के मतलब आप इसको कह दें कि ये उत्सर्जित होती है, यहाँ से ये अवशोषित होती है, आप ये ना कहिए। आप बस केवल शुद्ध भाषा में बोलिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। अब चूँकि देखिए ये ऐसे निकली, तो ये होता क्या है कि इन दोनों को मिला दिया जाता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ऐसे जुड़ गई, और ये वाली रेखाएं, अब चूँकि यहाँ पर ऐसे करके मोड़ना नहीं है, नहीं तो आप निष्कोण वाली इसकी पहले ही गुण को खो देंगे। क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा में हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं, माने यहाँ पर कोण नहीं बनना चाहिए, इसके लिए ये कुछ ऐसे चलती हैं।
ऐसे, यहाँ पर भी यही होगा कि ऐसे चलती हैं, ये ऐसे चलेंगी, मतलब ये ऐसे चलेंगे कि भाई ये कहीं पर भी कोण ना बनाए, एकदम सीधे सीधे जाएं या मुड़ करके तिरछी जाएं। तो पहला आपने ये गुण समझ लिया कि ये मतलब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और एकदम ऋण आवेश पर ख़त्म होती हैं। और हाँ, ये जो धन आवेश होता है, अगर ये अकेला है तो इसकी जो विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ये निकलती हैं और फिर दूर तक चली जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये मतलब केवल ऐसे दूर तक चली जाएंगी, ऐसे अभी कहाँ तक जाएंगी, ये जाएंगी अनंत तक। अनंत तक मतलब ये जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जाएंगी, ऐसे बहुत दूर दूर तक ये चली जाती हैं। इसीलिए आपने अगर कभी धरती है अपनी, तो धरती में होता क्या है कि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, यहाँ से भी मतलब निकलती है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यहाँ पर धरती के ऐसा होता है कि धरती में जो मतलब कि धरती का जो उत्तरी ध्रुव है, धरती का उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर ब्रह्मांड में सभी जगहों से क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे अंदर आती हैं, और जबकि यहाँ से बाहर निकलती हैं सभी दिशाओं में, और ये अनंत तक जाती हैं। कुछ तो ऐसे घूम के ऐसे आती हैं, समझिएगा बात को, ऐसे घूम के ऐसे आती हैं। आप ये सब भी पढ़ेंगे फीस में, जब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व, तब आप इसको भी देखेंगे। चुंबक का चैप्टर हो गया, मगर एक उदाहरण बता रहा था कि कुछ ऐसे अनंत से निकलती हैं और मतलब पृथ्वी से निकलती हैं सरफेस से, और अनंत तक ख़त्म हो जाती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, कहने का मतलब ये। उसी तरह चुंबक वाले चैप्टर में भी आवेश वाले चैप्टर में भी ऐसा ही होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से सरफेस से निकलती हैं, इससे केवल पृष्ठ से निकलती हैं, अंदर से नहीं निकलती हैं, केवल उसके पृष्ठ से। जैसे इंसान के शरीर में बाल तो त्वचा के अंदर से निकलते हैं, मगर मान लीजिए केवल त्वचा से ही निकलें एकदम सरफेस से, तो उसी तरह ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है कि इसके सरफेस से निकलती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। अब अगर यहाँ पर एक ऋण आवेश रखा हो तो होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि ये भौतिक विज्ञान की ये विद्युत वाली शाखा पढ़ना काफ़ी आसान है, कारण इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाना है। अगर आपने इसको समझ लिया है और ये बगल में है तो आप इससे डरिए मत, बल्कि इसको आप बस केवल थोड़ा देर के छोड़ दीजिए, ये मानिए कि ये है ही नहीं। अब आप केवल पूरा ध्यान इस पर लगाइए, ऋण आवेश पर। जिस प्रकार से नियम ये बनता है कि जिस प्रकार से धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसी तरह ऋण आवेश में अनंत से विद्युत बल रेखाएँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आती हैं, बहुत दूर से आती हैं, बहुत दूर से आ सकती हैं, ऐसे करके बहुत दूर से आती हैं और इसमें समा जाती हैं ऐसे। तो होता क्या है कि इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अनंत को जा रही थी, ये मेन बात, धन आवेश से रेखाएं क्या होती हैं, अनंत को जाती हैं, अनंत को जाती हैं। और ऋण आवेश में होता क्या है, अनंत से अनंत दूरी से इसमें आती हैं, इसमें आती हैं। कौन आता है, ये रेखाएं इसमें ऋण आवेश में अनंत से क्षेत्र रेखाएं इसमें आती हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि अगर आप दोनों को एक साथ देखें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जब धन आवेश से अनंत तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं और अनंत से ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, तो इसीलिए पहला वाला ये बन जाता है कि कुछ ऐसे हो, पहला वाला ऐसा बन जाता है कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके डायरेक्ट ही ऋण आवेश में जाती हैं, क्योंकि धन आवेश से पहले अनंत में जाएंगी और फिर अनंत से ऋण आवेश में जाएंगी। तो उससे अच्छा अनंत में जाएं ही ना, वो डायरेक्ट ही धन आवेश से ऋण आवेश में चली जाएं, क्योंकि ऋण आवेश का काम ही है ऋण आवेश का काम ही है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर सोखना। तो यहाँ पर इसका काम है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपने से मतलब निकालना, एमिट करना एक तरीके से। तो ये कुछ ऐसे बन जाती हैं। तो पहला वाला ऐसे कुछ निकल के आया। और दूसरा गुण समझते हैं। दूसरा गुण है कि एक खुला वक्र है। खुला वक्र है मतलब देखिए, ये तो बहुत ही आसान इसका गुण है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। जैसे कि धन हो या ऋण हो, ये खुल ही तो नहीं है हर दिशा में,
ये देखिए खुल ही तो रही हैं, दूर ही तो हो रही हैं, ये एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। ये दूर होने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, अभी समझते हैं इसको। इसका ये मतलब है कि इस जगह पर चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ ज़्यादा हैं तो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है, और इस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, रेखाओं की संख्या कम है, रेखाओं की संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कम, मतलब ये देखिए विद्युत क्षेत्र प्रबलता कम है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की यहाँ पर संख्या ही कम है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता भी कम होगी। मगर कोई मतलब कोई बिंदु आवेश अगर यहाँ पर रखा है तो उस पर विद्युत बल कम लगेगा। अगर यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है, तो यहाँ पर F वेक्टर बराबर E इंटू क्यू वाले के वेक्टर के हिसाब से E चूँकि यहाँ पर ज़्यादा है तो इस पर लगने वाला टोटल बल ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह ये यहाँ पर ये मतलब होता है इन रेखाओं का आपस में दूर होने का। ये रेखाएं आपस में दूर होकर के ये बताती हैं कि जैसे जैसे दूर हो रही हैं वैसे वैसे ई की संख्या, सॉरी, जैसे जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती चली जा रही हैं वैसे वैसे किसी भी स्थान पर, जैसे ये स्थान है तो इस स्थान पर अब इतनी समय कितनी बल रेखाएँ गुजर रही हैं, केवल एक बल रेखा इसमें से होकर गुजर रही है, दूसरी गुजर नहीं पा रही है। या कह सकते हो कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस स्थान की तुलना में कम हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम हैं, और कम होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम है, या विद्युत बल ही कम प्रबल लगे, कम ताकत से लगेगा। या कह सकते हो कि इसका मतलब क्या कहते हैं, वही कम रहेगा प्रभाव। चलिए, तो पहला आपने समझा गुण, दूसरा गुण इसी का है, ये खुल रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं, दूर हटती हैं। उसी तरह ऋण आवेश में भी, ये देखिए ऋण आवेश में भी ये एक दूसरे से खुल के ही तो आती हैं, ये खुल कर के आती हैं और इसमें समा जाती हैं, और इसमें निकलती हैं तो खुलते हुए निकलती हैं। ये इसीलिए इसको कहा गया खुला वक्र है। अब देखिए खुला वक्र होने के खुला वक्र हैं, ये देखिए खुला वक्र आपको दिख ही रहा होगा। अब समझते हैं इसके तीसरे गुण को। आपने दो गुण समझ लिए, अब तीसरा गुण समझते हैं। तीसरा गुण है कि जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसे कुछ है विद्युत क्षेत्र, ऐसे तिरछा मिर्छा है, तो अगर किसी बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु P मान लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु R मान लीजिए, तो इस बिंदु पर अगर एक टेंजेंट आपने पढ़ा होगा गणित में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। टेंजेंट या हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखाएं, अगर कोई स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाए, जो कि आप जानते हैं कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो एक रेखा होने की वजह से सीधी होगी, और जबकि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चूँकि विद्युत रेखाएं हैं तो ये क्या होंगी, टेढ़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती हैं। तो इस बिंदु पर अगर किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। इसीलिए लिखा गया कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर वो बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मान लें इस बिंदु पर हमने कोई स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श रेखा जिस दिशा की ओर इंगित कर रही है वही दिशा ई वेक्टर की दिशा होगी। ये इसका मतलब होता है। यहाँ इस पहले वाले विद्युत क्षेत्र रेखा में ये दिशा होगी इस बिंदु पर, और दूसरे वाले विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु पर ई वेक्टर की दिशा ये होगी। माने अगर कोई विद्युत क्षेत्र दिया हो और आपको पूछा जाए कि इस बिंदु पर उसकी, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे दिया है और इस बिंदु कह दिया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आपको लग रहा होगा कि इधर होगी, इधर नहीं होगी। इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा की जिस दिशा को इंगित करेगी, स्पर्श रेखा जिस ओर इशारा करेगी उसी ओर उस बिंदु पर, इसी बिंदु पर होगा, इसी बिंदु पर क्या कहते हैं, ई वेक्टर की या विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसा नहीं कि इस बिंदु पर आपने इसको मान लिया, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इधर दिशा दिखा रही है तो आपने सोचा कि इस बिंदु पर भी ई वेक्टर की दिशा इधर ही होगी, ऐसे नहीं होगी, वो फिर ऐसे होगी, इस तरह है।
तो तीसरा गुण आपने समझा कि स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चौथा गुण होता है कि ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे कि एक धनावेश है, धनावेश से निकली तो आप देखिए चूँकि खुल के निकलती हैं, ऐसे खुल के निकलती हैं ना धनावेश में, तो खुल के निकलने की वजह से तो ये कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती हैं। उसी तरह ऋण आवेश में भी ये चूँकि खुल के अंदर आके क्लोज होती हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। ऐसा तो केवल इसमें होता है, मगर अगर दोनों ही आ जाएं, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ही, तो भी ऐसा कभी नहीं होता है कि ये कभी ऐसे आएँ, ये कभी ऐसे आएँ, या कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब इधर से कोई बल रेखा आ करके पहले इस वाली बल रेखा को यहाँ पर काट नहीं सकती है, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको कभी भी 2, 3 कोई भी ऐसे भी ऋण आवेश मिल जाए, यहाँ भी ऋण आवेश मिल जाए, इसमें भी अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं घुसेरनी है तो ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों बल रेखाएं काटेंगे नहीं एक दूसरे को यहाँ पर, ये सब कहने का मतलब है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे आगे। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टाइप का है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन में ये इस मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के इस गुण को मतलब उपयोग करके पूछ लिया जाता है। अब चलिए देखते हैं, चौथा गुण आपने समझ लिया। पांचवा गुण देखिए, पांचवा गुण तो बहुत आसान है। कारण ये है कि इसमें पांचवा गुण ये होता है कि जैसे कोई धन आवेश है या कोई ऋण आवेश है, तो इसके केवल पृष्ठ से विद्युत, अब कोई इसको धन आवेश क्या होता है, एक तरह का चालक होता है। जितने भी चालक हैं, अचालक नहीं और अर्धचालक भी नहीं, केवल चालक, उन चालकों के पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनके पृष्ठ से निकलती हैं और अनंत की ओर जाती हैं। और ये बात तो मैं पिछले गुणों को समझाते समय कई बार दोहरा भी रहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ से, हाँ, एक और जी से अभिलंबवत निकलती हैं। ऐसा ना करिएगा कि जैसे कोई आवेश इतना दिया है, आप इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपने ऐसे निकाला तो ये जो है आपको निकालना ऐसे चाहिए। देखिए निकालते समय ये जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, और अगर आपने 90 का ना बना करके कुछ ऐसे ही बना दिया ऐसे, तो ये एंगल तो कुछ मान लीजिए 60 अंश का बन गया। मतलब पृष्ठ पर देखिए करना क्या है कि जैसे कोई पृष्ठ दिया है, तो इस पृष्ठ पर आप एक स्पर्श रेखा अपने मन में खींच लीजिए और उस पृष्ठ से अभिलंब एक खींच लीजिए, वही अभिलंब के थ्रू निकलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये अभिलंब से ऐसे निकलने के बाद ऐसे मुड़ जाए, मगर ये शुरुआत में जो कोण बनना चाहिए वो 90 अंश बनना चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं और इसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में। माने एक अभिलंब खींचना जरूरी है, माने एक अभिलंब के थ्रू निकलती है। तो ये नेक्स्ट गुण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अनंत में जाके समाप्त होती हैं। और हाँ, अनंत में जाके समाप्त हो, यदि इसमें ऋण वाले आवेश में अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर के समाप्त होती हैं तो वो कुछ अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। ऐसे इस बिंदु पर अगर यहाँ से कोई बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी तो ये ऐसे आएंगी एकदम। मतलब यहाँ पर भी ये क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच लीजिए तो यहाँ पर ये 90 एंगल कोण बनाएंगी। माने कह सकते हैं पांचवा गुण कि चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत ही ये स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत ही उस पर समाप्त भी होती हैं। तो ये गुण भी आपने समझ लिया होगा, आशा करता हूँ। फिर रेखाओं की संख्या उसकी तीव्रता को निरूपित करती है, ये इसका छठवां गुण है। छठवां गुण क्या है? छठवां गुण तो मैंने शायद इस वाले हेडिंग को पढ़ाते समय बता ही दिया था कि जैसे यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, जब ये ऐसे गुजरेगी तो यहाँ पर से ये कम संख्या है, कम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कम यहाँ से गुजर रही हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कह सकते हो प्रबलता कम है, प्रबलता कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, रेखाओं की संख्या कम है। तो यहीं पर होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही उसकी प्रबलता को एक तरीके से डायरेक्टली निरूपित करती है। जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी उस जगह पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी ज़्यादा होगी। यही इसका छठवां गुण था। अब सातवां गुण देखिए, आपने हमेशा ही सुना है कि धन आवेश को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। धन आवेश को और ऋण आवेश को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, दूर प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इसको भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इसको निरूपित करने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे दिखाते हैं।
ये धनावेश लिया, ये धनावेश लिया, इसमें जो बल रेखाएं निकलेंगी ये कुछ ऐसे निकल गई, ये फिर ऐसे निकलती हैं, ऐसे, और इसमें से ऐसे निकलती हैं। मतलब ये 90 को मेंटेन करे रहिएगा, ऐसा ना हो कि कोई चित्र जल्दबाजी में बनाते समय 90 मेंटेन ना हो, 90 एंगल। ये कुछ एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही हैं, ये देखिए खुल तो रही हैं मगर दूर भी हटने का प्रयास कर रही हैं। तो ये खुलते हटते समय होता क्या है कि ये रेखाएं लचकदार डोरी की भांति लंबाई में मतलब सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का मतलब ये छोटी होने का प्रयास करती हैं। इसी वजह से ये क्या करती हैं कि सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर लचकदार डोरी की भांति धनावेश को लंबाई, देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, इधर की तरफ होगी। लंबाई इस बिंदु पर लिया जाए तो लंबाई इस तरफ होगी, इस बिंदु पर लिया गया तो लंबाई इस तरफ होगी, इस बिंदु पर हुआ तो लंबाई इस तरफ हुई। तो यहाँ पर लंबाई के लंबवत माने ये एंगल ले लिया गया। तो लंबाई के लंबवत एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं, किसकी तरह, लचकदार डोरियों की तरह। तो ये होता क्या है कि इस तरह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। चलिए इसको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कोई धन आवेश लिया गया और एक ऋण आवेश लिया गया, इस बार इन्हें बार बार कहा जाता हूँ कि ये विजातीय आवेश हैं, अनलाइक सिस्टम, अनलाइक चार्जेस। अभी अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो होता क्या है कि ये ऐसे, देखिए ऐसे हुआ। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश है, इसमें से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाके समाप्त होंगी। तो होता क्या है, ये लंबाई की लंबवत नहीं, ये बस केवल लंबाई की दिशा में। इसका 7वां गुण है कि लचकदार डोरी की भांति ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की भांति, डोरी की तरह होता क्या है कि ये लंबाई की दिशा में, विजातीय सिस्टम या इसमें लंबाई की दिशा में होता क्या है कि ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। माने अगर इस विद्युत क्षेत्र की रेखा की लंबाई, मतलब ऐसे लंबाई, ये चाप है एक तरह का, तो चाप की अगर लंबाई नापी जाए वो 10 सेंटीमीटर निकले, तो ये 10 सेंटीमीटर से स्वतः ही 9.5 सेंटीमीटर की लंबाई में मतलब सिकुड़ने लगती है, थोड़ा सा सिकुड़न आने लगती है, सिकुड़ने जैसा कार्य करने लगती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि ये इसमें से और इसको आपस में एक दूसरे को थोड़ा पास में लाने का प्रयास करती हैं। कौन, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं करती क्या है कि ये लचकदार डोरी की भांति चूँकि सिकुड़ करके धनावेश और ऋण आवेश को आपस में आकर्षित करती हैं। यह कह सकते हो कि विजातीय आवेशों को परस्पर एक दूसरे के पास में लाने का प्रयास करती हैं। और जबकि सजातीय आवेशों में होता क्या है कि धन आवेश लिया गया और धन आवेश लिया गया, तो इनके विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती तो हैं, खुल करके निकलती हैं, 90 अंश मेंटेन करते हुए निकलती हैं, मगर होता क्या है कि ये लंबाई की दिशा में, लंबाई के लंबवत का मतलब ये रेखा है, तो इस रेखा के लंबवत ये हुआ, इस रेखा के रेखा ये हुआ। ये लचकदार डोरी की भांति एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करती हैं। ये कुछ मतलब ऐसे निकलती ऐसे हैं और फिर ऐसे हो जाती हैं, तो ये मतलब एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करती हैं, जिससे कि ये एक दूसरे को धक्का देती हैं। ये रेखाएं ही एक दूसरे को धक्का देती हैं, जिससे कि इनके जो सोर्स होते हैं वही एक दूसरे से थोड़ा सा खसक जाते हैं। यही हमको प्रतिकर्षण के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से आकर्षण और प्रतिकर्षण को एक नए तरीके से दिखाया जाता है। तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं जो कि आपने समझ लिए। अब थोड़ा सा विद्युत रेखाओं के भिन्न भिन्न रूप देख लेते हैं, जो कि जल्दी से हो जाएगा। अब देखिए, इस वाले में आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई कैसे जाती हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाने का पहला नियम होता है कि विलगित, इंग्लिश में से बोलते हैं आइसोलेटेड। आपने ये सब वर्ड शायद सुना होगा, आपको मालूम हो तो सरकार इतने समय आइसोलेशन करने को कह रही है। तो ये आइसोलेशन क्या होता है,
या आइसोलेटेड क्या होता है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है। इसको आप पहले ये वर्ड समझ लीजिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कई बार प्रयोग होगा, मगर अभी तो ये इतनी समय कोरोना काल में बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अब देखिए कि आइसोलेटेड या आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। आइसोलेशन, अब देखिए मैं इतना इंग्लिश का जानकार तो नहीं हूँ, नहीं तो मैं इसको संधि विच्छेद करके बताता, इसको तोड़ के बताता, मगर फिर भी इसका जो वर्ड, इस वर्ड का जो सेंस बनता है, सेंस है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सेंस ये होता है कि पूरी दुनिया से अलग, सभी से अलग। आइसोलेटेड का ये मतलब होता है कि जैसे मैं हूँ तो मुझे, मेरे अगल बगल कोई भी हो, अगल बगल हो कोई भी, मगर मेरा किसी से कोई नाता ना हो, कोई मतलब संबंध ना हो, मैं ना मन से और ना अपने शरीर से उससे कोई मतलब ना रखूँ, तो उसे कहा जाएगा आइसोलेटेड। वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई धन आवेश हो या कोई ऋण आवेश हो, या कोई भी भौतिक चीज़ हो या अभौतिक चीज़ हो, सब कुछ क्या कहते हैं, आइसोलेटेड हो सकता है। तो आइसोलेटेड का यही मतलब होता है, आइसोलेटेड का यही मतलब होता है कि ये धन आवेश पूरी दुनिया से अलग हो, तो उसे कहा जाएगा आइसोलेटेड। तो यहाँ पर नियम ये बनता है कि पहला नियम ये बनता है कि आइसोलेटेड या विलगित, हिंदी में विलगित कहेंगे और इंग्लिश में आइसोलेटेड कहेंगे, कि विलगित धनावेश या ऋण आवेश में ऐसे उनके केंद्रों से, देखिए वृत्त में आप अभिलंब कैसे खींचते हैं, जैसे कि गणित में कोई वृत्त दिया गया है, उसका बिंदु यहाँ पर, केंद्र यहाँ पर है, और आप अभिलंब खींचने के लिए उसके केंद्र से उसके परिधि की ओर किसी भी कोई एक ऐसा मतलब रैंडमली कोई भी एक बिंदु परिधि पर ले लेते हैं और बस दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक अभिलंब होता है। जो बाहर निकल गया वो अभिलंब है। इसे आप त्रिज्या या व्यास या जीवा कुछ भी कह लीजिए, अंदर वाला। और अंदर वाले विद्युत क्षेत्र में आपको ये अंदर वाला हटाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर अगर ये कोई चालक है या एकांक या धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो होता क्या है कि इसके सरफेस से यहाँ पर 90 एंगल, ऐसे यहाँ से 90 एंगल मेंटेन करते हुए सीधी निकल जाती हैं। इसी तरह एक दूसरी बल रेखा निकलेगी जो ऐसे निकल जाएगी। इसी तरह तीसरी यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कुछ ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगी तो ऐसे निकलेगी। तो ये इस तरह ये सब जगह निकलेगी। ऐसा नहीं कि बस केवल किसी एक दिशा में, यहाँ पर बस केवल 90 एंगल मेंटेन हो चाहिए, और अगर इसको मिलाया जाए केंद्र से तो केंद्र से ऐसे डायरेक्टली जानी चाहिए। तो ये होता क्या है कि विलगित आइसोलेटेड धन आवेश में हमेशा ही धनावेश से, उसके पृष्ठ से, इन सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि उसके पृष्ठ से अभिलंबवत विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और अनंत की ओर चली जाती हैं, सीधे अनंत की ओर चली जाती हैं। ये उसका पहला मतलब धन आवेश के लिए ऐसा होता है। ऋण आवेश के लिए होता क्या है कि इनकी बस केवल दिशा बदल जाती है। ये जो ऐसे थी वो ऐसे हो जाएंगी, अंदर की ओर हो जाएंगी, बस केवल अंदर की ओर जाएंगी। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ऋण आवेश होगा अगर, तो यहाँ पर ये अंदर की ओर हो जाएंगी। अनंत से अगर कोई विलगित आइसोलेटेड ऋण आवेश है, अगर कोई माइनस नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है, तो उसमें अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, सीधे ही आएंगी, इसमें तिरछी उर्छी नहीं आएंगी। तिरछी उर्छी कब होती हैं वो आगे समझ में आएगा। इसमें बस केवल ये है कि अगर कोई विलगित, ये विलगित क्यों है, विलगित इसलिए कि इसका किसी से कोई ना संपर्क है ना किसी से, ये एकदम सभी से अलग है, तो इसको इसलिए इस आवेश को इसलिए विलगित कहा गया। तो विलगित वाले आवेश में होता क्या है कि अनंत से या तो विद्युत बल रेखाएं आती हैं या अनंत की ओर विद्युत बल रेखाएं जाती हैं। ये इसका पहला गुण होगा। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाने का। दूसरा ये होता है कि बराबर और विजातीय सजातीय आवेश हों। दूसरा ये है कि बराबर विजातीय आवेश ले लीजिए पहले, और तब हम लेंगे बाद में सजातीय आवेश, ये बाद में लेंगे। तो विजातीय आवेश में कैसे कि जैसे एक धनावेश लिया गया ये, और एक ऋण आवेश ले लिया गया ये, इसका क्यों और इसका क्यों बराबर है। इसमें जो आवेश है उसकी मात्रा इसके आवेश की मात्रा के बराबर है, मगर हाँ ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो वैद्युत बल रेखाएं इस साइड वाली जो होंगी ऐसे निकलेंगी, अनंत की ओर जाएंगी भी ऐसे, मगर इधर वाली क्या होती हैं, हल्का सा इधर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं।
ऐसे, और निकलेंगे यहाँ से 90 अंश से ही। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में कई बार पूछ लेता है ना, इसलिए आपको बार बार 90 अंश याद दिला रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि इसमें इधर वाली जो होंगी इधर वाली ज़्यादातर सीधी ही आएंगी, एकदम काफ़ी हद तक सीधी, मगर जो ये वाली रहेंगी ये कुछ इधर से मुड़ती हुई समझ में आएंगी ऐसे। और यही वाली विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इसमें से निकल रही हैं, वो जाके इसमें समाप्त होंगी ऐसे। तो इसका कुछ चित्र ऐसे बनता है। ये चित्र थोड़ा गलत बन गया है, मगर आपके समझने के लिए काफ़ी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर और विजातीय आवेश में कुछ ऐसे बनती हैं। इसका चित्र भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के किसी एक छोटे से फ़ोटो में, देखिएगा अच्छा चित्र बनता है। तो इसमें यह होता है कि इसमें धन आवेश से बराबर और विजातीय आवेशों के होने पर क्या कहते हैं, एक मतलब यहाँ से अगर आप एक लाइन खींच दीजिए तो यहाँ पर ऐसे एकदम बराबर का चित्र बनता है, दोनों साइड एकदम रेखा एकदम बराबर बनती हैं। ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे पर छप गए हैं, बस केवल ये एरोस की दिशा जो होती है, तीरों की जो दिशा होती है, वो बस इन दोनों में अलग अलग होती है। इसमें बाहर की तरफ होती है और इसमें अंदर की तरफ होती है, बस केवल ऐसा अंतर होता है। बाकी रेखाएँ एकदम एक दूसरे पर छपी हुई समझ में आती हैं। तो वे बराबर होने की वजह से ऐसा होता है और विजातीय होने की वजह से ऐसा हो जाता है। और अगर यही अगर धन हो तो ये सब बदल जाती हैं, मगर धन नहीं लेना है अभी, बस केवल विजातीय को ले लीजिए। तो विजातीय में ऐसा होगा, और जबकि सजातीय में क्या होगा, सजातीय में सब कुछ बदल जाएगा, इधर वाला साइड ज़रूर बदलेगा, मतलब उधर का साइड बदले चाहे ना बदले, सामने वाला पोर्शन ज़रूर बदलेगा। तो सामने वाले पोर्शन में क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, देख लीजिए कि अगर यही सजातीय आवेश हों, सजातीय माने दोनों धनात्मक हों, तो होगा क्या कि ये ऐसे निकलेंगी, मगर अब इस बार दूर हटने का प्रयास करेंगी। जो इसके अंदर जा रही समा रही थी, अब वो समाएंगे नहीं, ऐसे निकल जाएंगी बहुत तेज़ी से, फिर ये ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी और ऐसे निकल जाएंगी। और यही हाल इसमें भी होगा, इसमें भी निकलेंगी मगर दूर हटने का प्रयास करेंगी। और ये दूर क्यों हटती हैं, कैसे हटती हैं, आपको मालूम ही हो गया होगा। और यहाँ पर एक बिंदु होता है जो कि दोनों केंद्रों से बराबर दूरी पर होता है, ऐसे आप कह सकते हैं, इन दोनों का मध्य बिंदु कह सकते हैं। केवल बराबर और सजातीय होने की वजह से ही यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल, शायद स्पेलिंग गलत है, तो न्यूट्रल पॉइंट एक होता है, या उदासीन बिंदु से कहते हैं। इस बिंदु पर इधर से लगने वाला मतलब इधर से भी और इधर से भी, चूँकि दोनों तरफ से दूरियाँ बराबर रहती हैं, और साथ ही साथ इस बिंदु पर कोई भी बल नहीं लग रहा होता है और ना ही कोई विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये इसका ये होता है। तो आपने एक समझा, दो समझा। अब अगर मान लीजिए भिन्न और भिन्न परिमाण है, माने इनका अभी तक इनका क्यों क्या था, बराबर था, मगर अब यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, तो होता क्या है कि ये वाला जो होगा न्यूट्रल पॉइंट, वो ज़रूरी नहीं कि मध्य बिंदु पर है, वो कहीं भी हो सकता है, मतलब इसी लाइन पर होगा, मगर हो सकता है इसके पास हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट इसके पास हो या उसके पास हो। अब देखिए न्यूट्रल पॉइंट इसके पास है कि उसके पास है, पता करने के लिए आपको थोड़ा सा गणित लगानी पड़ेगी। वही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र टोटल 0 हो जाएगा, दोनों तरफ से 0 हो जाएगा। इसका आवेश मान लीजिए Q1 है, तो 1/4πε0 अपॉन r1², ये दूरी r1 है मान लीजिए, और इधर ये जो दूरी है वो r2 है, उसका आवेश Q2 है, तो Q2/r2²। अब देखिए अगर Q1 Q2 से ज़्यादा है तो ये इक्वेशन बराबर बनी रहे। ये कैसा हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब R1 भी R2 से ज़्यादा हो। अगर Q1 Q2 से कम है तो तभी हो सकता है जब R1 R2 से कम हो। अब देखिए चूँकि यहाँ पे R1 R2 से ज़्यादा समझ में आ रही है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई होने वाली है, सेकंड वाली। इसका मतलब इस चित्र से ये निकलेगा कि Q1 जो है वो Q2 से कम है। ये आवेश का परिमाण इस आवेश के परिमाण से कम है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो धन ज़्यादा आवेश वाला है वो अपने प्रबल क्षमता से जो मध्य बिंदु में पहले कभी न्यूट्रल था उसको खसका देता है दूसरे तरफ, क्योंकि ये इसका विरोध भी नहीं कर पाता है। कारण क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं आवेश है वो कम है। मगर हाँ, जैसे जैसे ये न्यूट्रल बिंदु इसके और करीब आता है वैसे वैसे इसका प्रभाव वो क्या कहते हैं विरोध करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि ये न्यूट्रल पॉइंट इसके इलाके में आ रहा है, इसके इलाके से दूर हो रहा है और इसके इलाके में आ रहा है। और जब इसके इलाके में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसी का राज होगा।
तो ये होता है इसके उसका भिन्न परिमाण के सजातीय बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। और एक छोटा सा आखिर बचा है, उसको भी आप देख लीजिए, बहुत ही एक लाइन का है बस केवल। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं वो बस बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं, साथ ही साथ समांतर होती हैं। ये समांतर होंगे। समांतर रेखा तो आपको मालूम ही है, बराबर दूरी पर होनी चाहिए और उनके बीच में एंगल जो होना चाहिए, आपको क्या लगता है, इन दोनों रेखाओं के बीच में एंगल कितना है? अगर आपको लगता हो कि 180 अंश है तो आप गलत हैं। यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 अंश का बन रहा है। समझिएगा बात को। ये होते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के लंबाई में बराबर, समांतर और एक ही दिशा की तरफ होती हैं। तो ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। आज हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी, उनके गुण देखे और उनके विभिन्न रूप देखें। ये सभी विभिन्न रूप अगर आपने समझ लिए तो आगे आप इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।